हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हमारा कंटिन्यू सीरीज है, फिजिक्स की कंपाइलेशन है जो कि CHSL 2022 में पूछे गए हैं। तो आज के क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज के क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आपको देखने की और सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, आपको पता होगा हमने करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की, हर चीज की जो प्लेलिस्ट है हमने यूट्यूब पर बना दी है सो दैट आपको वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। आप सिंपल प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आपको सारी वीडियोस एक ही स्टॉप पर मिल जाएंगी। अगर आप मेंस की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको गाइडेंस की नीड है, तो हमारा सबसे रिकमेंडेड बैच है ऑफिसर बैच। आप RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बैच के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स, कौन सी वीडियोस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस, टारगेट्स जो हैं वो हम प्रॉपरली प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ अगर GS में मेन प्रॉब्लम है तो GS का भी सेपरेट बैच एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए हॉरिजॉन्टली पोजिशन बार मैग्नेट इज। क्षैतिज रूप से स्थित बार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तटस्थ बिंदु। अगर ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज क्षेत्र में रखी हुई है बार मैग्नेट, तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है, जो आप कह सकते हो बल है, वो जीरो होता है। तो द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, वही उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which force causes the trade winds of the southern hemisphere to start blowing from southwest to northeast in India after crossing the equator? ये पहली बात तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वो ये बोल रहे हैं कि वो कौन सा बल है, वो कौन सी फोर्स है जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, जैसे वो इक्वेटर को पास करेंगी तो वो क्या करती हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती हैं। तो वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो वो फोर्स है आपकी कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। What is the purpose of Earth's magnetic field? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आप समझो इस तरीके से होता है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या उद्देश्य है इस चीज का? तो इसका जो मेन एम होता है वो होता है हमें सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाना, जो हमारे लिए काफी हार्मफुल होती हैं। तो सौर हवा और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाने के लिए, टू शील्ड द अर्थ फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेडिएशन। व्हाइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, श्वेत प्रकाश किसका उदाहरण है? एक तो व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर। तो बहुत सारे रंग हैं, तो इसलिए ये होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बहुरंगीय प्रकाश। विच एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइंड टू ट्रेस द मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ल्यूमिनिफेरस एथर, अ थियोरेटिकल सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनिफेरस ईथर बोलते हैं, उसके माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए हमने डिजाइन किया था? तो वो एक्सपेरिमेंट था माइकलसन और मॉडले एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इस सब्सटेंस का यूज करके जो आपका मोशन है अर्थ का, जो पृथ्वी की गति है, उसका पता लगाने का कोशिश की थी। द रिलेशन बिटवीन ATM एंड बार इज, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, दोनों ही प्रेशर यानी दाब की इकाइयां हैं, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। इसके अलावा एक और इकाई होती है टोर, और एक ATM में कितने टोर होते हैं? 760 टोर होते हैं। एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी, लेकिन मेरा क्वेश्चन है एक ATM में कितने बार होते हैं? तो एक ATM में 1.013 बार होते हैं। तो 1.013 बार जो है वो आपका एक ATM में होता है। What is the name of therm ionic electron tube used to oscillate and amplify microwave frequency signals? उस माइक्रोवेव आवृत्ति संकेतों को दोलन और प्रवर्धित करने के लिए उपयोग की जाने वाली थर्म आयोनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का क्या नाम है? तो मैं आपको बता भी देती हूँ, आपने सुना होगा एक डिवाइस थी जो इससे मिलती जुलती है, उसका नाम था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किस लिए काम आता है? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और वहां पे आपको किसी पार्टिकल की, किसी पिंड की स्पीड बढ़ानी है, तो आप साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हो। ये
अलग है, नाम मिलता जुलता है। इसका नाम है क्लाइस्ट्रॉन। क्लिस्ट्रॉन जो है वो किस काम आता है? क्लिस्ट्रॉन काम आता है, ये उस ट्यूब का नाम है जिससे आप जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, जो आप कह सकते हो माइक्रोवेव आवृत्ति संकेत हैं, उनकी आप कह सकते हो एम्पलीफाई करना है आपको, उनकी जो आवर्धन है उनका आवर्धन करना है, उनकी आपको एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। The target for the first commitment period of the Kyoto Protocol is to reduce emissions of how many greenhouse gases by 5.2% from 1990 levels। वो बोल रहे हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने का निश्चय किया गया था कि कितनी गैसेस होंगी जिन पे हम मेनली काम करेंगे। तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस थी जिन पे ये निश्चय लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोलर कुकर? सोलर कुकर में इनमें से किसका उपयोग होता है? सोलर कुकर में सिर्फ एक आप कह सकते हो काले रंग का डब्बा होता है, शीशा लगाया जाता है और बॉक्स होते हैं जिनमें खाना पकता है। तो इसके अंदर सिर्फ मिरर का इस्तेमाल होता है, सिर्फ दर्पण का इस्तेमाल होता है। और कौन से मिरर का? कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर कुलाम्स लॉ? कुलाम के नियम के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कुलाम के नियम ने क्या बताया था? उनका नियम ये था कि अगर मैं कोई 2 पॉइंट चार्जेस ले लूं, अगर कोई 2 ऐसे चार्जेस ले लूं जो पॉइंट चार्जेस हैं, बिल्कुल ठीक है, उनके बीच में जो लगने वाला, अगर उनको 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए या उनको r मीटर की दूरी पर रखा जाए और उनपे जो आवेश हो, जो चार्ज हो, मान लीजिए Q1 और Q2 है, तो इनके बीच में एक बल लगता है जो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये जो लॉ था, ये जो नियम था, किसके लिए सही है? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, जो वितरित हो चुका है आवेश, उसके लिए नहीं। वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ये वैलिड होता है जो एक पॉइंट के जितने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ? देखो, पहले तो ये जानना जरूरी है ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ होता क्या है। अगर ये कोई बार मैग्नेट है तो इसके जो एंड पॉइंट के बीच का जो गैप होगा, ये होगी आपकी ज्योमेट्रिक लेंथ, जिसको LG से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज, जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल एंड पॉइंट पर ही पोल्स यानी ध्रुव होते हैं। ध्रुव हल्के से आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जो ध्रुव के बीच में, जो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं आपकी मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो इनके बीच में रिलेशन होती है, इसको LM से डिनोट करते हैं। इनके बीच में रिलेशन होती है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, जो आपके चुंबकीय लंबाई होती है, वो 5/6 गुना होता है आपकी ज्योमेट्रिक लंबाई के। तो ये हो गई आपकी रिलेशन। Which physicist is known for discovering that any periodic wave can be represented as an infinite number of weighted sinusoids, that is the sum of sine and cosine waves? साइन और कोसाइन की जो तरंग होती है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो वो बोल रहे हैं किसी भी तरंग को, किसी भी वेव को आप इन दोनों के सम के रूप में दिखा सकते हो। कितनी भी तरंगे आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था फोरियर ने। फोरियर वेव्स बहुत फेमस हैं। तो जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर, ये थे वो फिजिस्ट। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स पैसेज इन अ होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। एक सजातीय चुंबकीय क्षेत्र में, एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये पूरा एरिया है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए प्लस कोई पार्टिकल है, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी जो इसका त्रिज्या, वक्रता की जो त्रिज्या होगी इसके, वो किसके समानुपाती होगी? तो वो होगी, देखो, ये जितनी जल्दी इसके अंदर जितना संवेग होगा, जितना ज्यादा इसका मोमेंटम होगा, तो इस एरिया का उतना ही ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ध्यान रखना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कण की ये मोमेंटम के, यानी संवेग के। Which of the following laws state that the magnitude of EMF in a circuit, यानी
जो किसी सर्किट में जो प्रेरित ईएमएफ होता है, जो ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो खुद से बनता है, वो इक्वल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है ना कि अगर आप मैग्नेट को हिलाते हो तो करंट बनता है ना। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हिला रहे हो, वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बार बार हिला रहे हो, तो वहां पे एक बल बनेगा, करंट बनेगा, ईएमएफ बनेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगी। तो ये सबसे पहले किसने बताया? तो आपको मैं बता दूं, ये जो प्रेरित बल है, ये जो इंड्यूस्ड वर्ड जब भी आता है ना, सबसे ज्यादा इस पे काम कर रखा है, सबसे पहले इस पे काम कर रखा है फैराडे ने। तो इसका जो आंसर है वो है फैराडे का नियम। Which telescope was invented by Isaac Newton in 17th century by using a concave mirror to collect light instead of a simple lens? इनमें से कौन सा टेलीस्कोप, कौन सा दूरबीन है जो इसैक न्यूटन ने आविष्कार किया था? कैसे उन्होंने अवतल दर्पण का उपयोग किया था साधारण लेंस का यूज करने के बजाय? क्योंकि इससे हो क्या रहा था, ताकि वो लाइट को कलेक्ट कर सकें। तो इनमें, और एक और चीज, सिंपल लेंस जो था वो क्या कर रहा था? लाइट का डिस्पर्जन कर रहा था, प्रकाश फैल रही थी तो झूठे रंग दिखा रहा था, जो रंग वहां पर नहीं थे वो भी दिखा रहा था। तो इनमें से वो कौन सा था? तो ये था। अब अपने आप सोचो, उन्होंने मिरर का इस्तेमाल किया है, उन्होंने दर्पण का इस्तेमाल किया है, तो रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्तक दूरबीन। इन 1851 1851 में हु फाउंडेड द साइंस ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स विद हिज लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर इनटू अ विस्कस फ्लूइड? इनमें से 1851 में किसने अपने विस्कोसिटी के नियम के साथ एक चिपचिपे तरल पदार्थ के माध्यम से एक छोटे गोले के वेग का वर्णन करते हुए हाइड्रोडायनामिक्स का नियम, इसकी स्थापना की थी? देखो, विस्कस फ्लूइड में ऑब्जेक्ट, कोई भी जो चिपचिपा कोई तरल है, उसके अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, वो कैसे हिलेगा, इसके बारे में सबसे पहले बताया था स्टोक्स ने। तो जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स जो है, उन्होंने ही इस साइंस की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In 1830, which American scientist created the world's most powerful electromagnet? The Albany magnet, which could lift up to 750 pounds of metal at a time. 1830 में जो चीजें याद करने वाली हैं, 1830 में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी थी, विद्युत चुंबक बनी थी, जिसका नाम था एल्बेनी मैग्नेट। कितनी कैपेसिटी थी इसकी? 750 पाउंड उठाने की कैपेसिटी थी इसकी। किसने इसको बनाया था? इसको बनाया था आपका जोसेफ हेनरी ने। चलिए, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्ति की इकाई क्या है? ये आप सबको पता है, क्लासेस में भी कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी। देखो, ये वही क्वेश्चन है जो 11th-12th का है। ये जो स्थिति में अनिश्चितता है, इसका नियम दिया था आपका हाइजेनबर्ग ने। तो हाइजेनबर्ग ने बताया था डेल्टा एक्स और आपका हो गया डेल्टा पी बराबर होता है h/4 पाई के। यानी आपकी जो पोजीशन है उसमें कितनी अनिश्चितता है, कितनी अनसर्टेनिटी है, मल्टीप्लाई बाय जो आपका मोमेंटम है, संवेग में जो अनिश्चितता है, वो बराबर होता है h/4 पाई के। अब इन्होंने बोला ये दोनों बराबर हैं, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया डेल्टा पी के। तो आप इसको डेल्टा पी का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी रूट ये इस पे रूट लग गया और 4 का निकल गया बाहर 2। अब आपसे वेलोसिटी यानी वेग पूछ रखा है, तो अब आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अनिश्चितता हमेशा ध्यान रखना, जो चीज कभी चेंज ही नहीं हो सकती, द्रव्यमान है एक ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो इसके आगे अनिश्चितता का सिंबल नहीं लगेगा, अनसर्टेनिटी का सिंबल नहीं लगेगा। तो पी को खोल दिया, m इंटू डेल्टा वी बराबर होगा 1/2 h/पाई। तो आपकी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई? 1/2m h/पाई के। तो ये हो गया आपका आंसर यानी ऑप्शन डी। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आप पढ़ना चाह रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट इज दैट वर्दी, बिकॉज
ये प्रिंसिपल, एक तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली प्रिंसिपल शुरू करोगे और यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। इससे पहले की स्टोरी की वो आया कहाँ से, नेचर क्या है, पार्टिकल है, वेव है, वो प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल प्रॉपरली आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं ये समझ में आएगा। तो अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप प्रॉपर टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब से दिमाग में रखना कि आपने एक प्रिंसिपल पढ़ रखा है जिसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट होती है, ये आपका फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। Which of the following claims concerning the magnetic field lines of force inside a bar magnet? इनमें से कौन सा बार चुंबक के अंदर रेखाओं के संबंध में सच है? तो अंदर की साइड क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव। चलिए पढ़ते हैं। नॉर्थ से साउथ तो नहीं है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन, क्षेत्रफल पे डायरेक्शन दिशा डिपेंड नहीं करती। डू नॉट एग्जिस्ट, गलत है। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, चुंबक के एस पोल से एन पोल तक। सिलिकॉन डोप्ड विद गैलियम फॉर्म्स, देखो बोरोन, गैलियम, इनके साथ हमेशा पी टाइप के सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनते हैं। मैं क्लासेस में समझा चुकी हूँ प्रॉपरली जब आपका सेमीकंडक्टर्स की क्लास ली थी। इसके साथ अगर आप, ये होते हैं ग्रुप 13 के, लेकिन अगर आप ग्रुप 15 एलिमेंट्स, 15वें समूह के एलिमेंट्स आप मिलाते हो, जर्मेनियम हो गया, ये वाले मिलाते हो, तो आपके बनते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। तो आपका गैलियम आता है पी टाइप में, तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। Which of the following personalities is a well-known Indian plant physiologist and physicist? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भारतीय पादप शरीर विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है? तो इनमें से वो कौन से हैं जिन्होंने प्लांट्स पे भी बहुत काम कर रखा है? तो वो है आपके जेसी बोस। ये काफी फेमस हैं, इन्होंने पौधों पे कि कैसे पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिना उन्हें काटे। तो इन्होंने ही बताया था कि अगर जड़ सहित निकाल लोगे, रूट्स के साथ निकाल लोगे, तो किसी भी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। The minimum distance of distinct vision for a young adult person with no defect in eyes is, बिना किसी दोष वाले युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, पास से पास कितने दूरी का देख सकते हैं? क्लासेस में बहुत क्लियरली समझा रखा है, जो अभी लाइव सेशंस हुए थे आपके उनमें भी बहुत क्लियरली समझा रखा है, 25 सेंटीमीटर। और दूर से दूर कितना देख सकते हैं? इन्फिनिटी यानी अनंत। Which color of light from विबग्योर has the minimum energy? विबग्योर, ये जो 7 रंग है विबग्योर, इनमें से किस रंग में प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है? देखो सब बहुत क्लियरली चीज मैं आपको बताती हूँ। जिसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कम, उसकी एनर्जी भी कम, उसकी ऊर्जा भी कम। तो सबसे कम होती है आपकी वॉयलेट की, तो वॉयलेट जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, फोर्स के आयाम क्या है? देखो बहुत आसान है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान पुनः त्वरण। तो मास की होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, ये है मास यानी द्रव्यमान, तो ये इसकी पावर 1 है, m का मतलब है मीटर यानी लेंथ, लंबाई, इसकी पावर 1 है, सेकंड की पावर 2 है, तो ये ऊपर आके हो जाएगी सेकंड की पावर -2। सेकंड क्या है? टाइम। तो m1 l1 t -2 जो है ये आपकी आयाम हो गया फोर्स का। इन 1851 who discovered the phenomena of eddy currents which flow in closed loops? एक सेकेंड गाइज, 1 मिनट, मेरे को आपको एक चीज करेक्ट करनी है यहां पर। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, या आप कह सकते हो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ देखो, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, आवृत्ति और जो ऊर्जा है वो बिल्कुल एक साथ चलती हैं। अगर किसी की आवृत्ति कम है तो एनर्जी भी कम होगी, ऊर्जा भी कम होगी, लेकिन वेवलेंथ और एनर्जी उल्टी चलती हैं। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो अब 7 रंगों में वो रंग कौन सा है जिसकी जो तरंग दैर्घ्य है, जिसकी वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है? इसका कैसे पता लगेगा? जो रंग सबसे कम फैलता है उसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे कम फैलने वाला रंग है रेड, लाल रंग। तो लाल रंग की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी सबसे कम होगी और उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा भी सबसे कम होगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रेड। चलिए
In 1851, who discovered the phenomena of eddy currents which flow in closed loops within conductors in planes perpendicular to the magnetic field? यानी इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला 1851 में एडी धाराओं की घटना की खोज किसने की थी? एडी करंट होते क्या है, वो ये बोलते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो करंट फ्लो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, लंबवत प्लेन में, लंबवत सतह पर होता है। तो वो किसने किया था? ये बताया था लियोन फैकॉल्ट ने। कब बताया था? 1851। किस करंट की खोज की थी? एडी करंट। Which law was developed in 1600s to describe that any force applied to a confined fluid is transmitted equally in all directions regardless to the shape of the container? 1600 के दशक में यह वर्णन करने वाले कौन से कानून विकसित किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि किसी सीमित तरल पदार्थ पर, ये कोई तरल पदार्थ है, आप अगर यहाँ पे दाब लगा रहे हो तो हर डायरेक्शन में वो बिल्कुल इक्वल जाएगा। ये सबसे पहले किसने बताया था? ये था आपका पास्कल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पास्कल का नियम। जी, विच कलर ऑफ द लाइट फ्रॉम विबग्योर हैज द मिनिमम वेवलेंथ? इनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? जो सबसे कम वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा फैलता है। सबसे ज्यादा फैलने वाले कलर्स यहाँ से ब्लू रीजन में सबसे पहले कौन सा है? वॉयलेट। तो वॉयलेट जो है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी। नेम अ यूनिट डिजाइन फॉर वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर्स टू प्रोटेक्ट टेम्परेचर सेंसर्स फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तापमान सेंसरों को सीधे या परावर्तित, देखो हमने ये यूनिट बनाई है ताकि जो ये थर्मोमीटर होते हैं उनके टेम्परेचर सेंसर को हम बचा सकें। किससे? या तो उनके ऊपर किसी भी तरीके से अगर सनलाइट पड़ गई, सूरज की रोशनी पड़ गई, तो हम उनसे उनको बचा सके और उनका जो सेंसर है वो खराब ना हो। तो ये यूनिट हमने कौन सी बनाई है? स्टीवेंसन स्क्रीन। द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये भी इसका क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता भी देती हूँ। द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। हम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं या हमारी क्वालिटी क्या है? भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इनमें से इसमें आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल नहीं है। लिटरेसी, हमारी पढ़ाई लिखाई, बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर की जो फैमिली है हमारी उसमें डेथ ज्यादा हो रही है कम हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक, इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं। तो यही है ऑप्शन जो कि आपके लाइफ जो हम जी रहे हैं उसका गुण, यानी हम कैसी क्वालिटी हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। इन डिफ्रेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विवर्तन होता है, विच कलर विल बी बेंट द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ता है? तो विबग्योर इस तरीके से बनता है, यहाँ पे V और यहाँ पे R, सबसे ज्यादा मुड़ने वाला वॉयलेट रंग होता है, यानी बैंगनी रंग होता है। तो वॉयलेट इज द करेक्ट आंसर। Which equation was verified by American scientist Nichols and Hall in 1903 by measuring the radiation pressure of visible light? 1903 में दृश्य प्रकाश के विकिरण दबाव को मापकर अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलस और हल ने किस समीकरण को स्थापित किया था? तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक समीकरण यानी एक इक्वेशन बताई थी, तो इसके अंदर ये क्या कौन सी इक्वेशन थी? तो मैं आपको बता दूं ये थी P = U/C। जहां पे इन्होंने क्या किया था, इसको किसने वेरीफाई किया? निकोल्स और हल ने। कैसे किया था? जो रेडिएशन थी, कोई एक तरंग थी, वो कितना प्रेशर जो है विजिबल लाइट जो है, जो लाइट आप देख सकते हो, उसने कितना रेडिएशन प्रेशर लगाया है, यानी वो कितने ज्यादा दबाव के साथ चमक रही है, उस चीज को नापने के लिए। तो उन्होंने जो इक्वेशन बताई थी वो थी P = U/C। तो गाइज ये थे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप बहुत आराम से कर सकते हो, और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आई डोंट थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अटेम्प्ट किए होंगे, बट डोंट वरी, वो सभी क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के लिए एक जैसे होंगे। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया था, आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी बैच मिल जाएंगे। मैथ्स का बैच है, जीएस का कंप्लीट बैच है,
इंग्लिश का बैच अवेलेबल है और ऑफिसर बैच के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियोस की पीडीएफ सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।